क्राइम की स्टोरी में आज दुनिया की सबसे बड़ी बैंक रॉबरी की कहानी है, जिसे सुनकर आपका दिमाग घूम जाएगा। ये दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी बैंक रॉबरी है। ये एक ऐसी बैंक रॉबरी की कहानी है जिसमें ना कोई बंदूक, ना कोई हथियार और बिना किसी खून खराबे के बैंक लूटा गया था। ये एक ऐसी रॉबरी थी जिसको लूटने वाले भी अजीब थे और उनके लूटने का तरीका भी उससे भी ज्यादा अजीब था। ये एक ऐसी बैंक रॉबरी थी जिसमें लूट की रकम को ले जाने के लिए लुटेरों को 3 ट्रकों का इस्तेमाल करना पड़ा था। तो आखिर बैंक में कितने पैसे थे और बैंक को किसने लूटा था, जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी इराक की राजधानी बगदाद की है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर समाप्त होने के बाद इराक की मॉनेटरी सिस्टम 1931 तक ब्रिटिश रूल द्वारा नियंत्रित किया जाता था। उसके बाद लंदन में इराक की करेंसी बोर्ड की स्थापना हुई। 1947 में करेंसी बोर्ड को इराक में ट्रांसफर करने का फैसला किया गया और 1949 में इराक की करेंसी बोर्ड को नेशनल बैंक में रिप्लेस किया गया और इसके कई साल बाद नेशनल बैंक का नाम बदल के सेंट्रल बैंक ऑफ इराक रखा गया। इराक के करेंसी बोर्ड को रिप्लेस करने की वजह से इराक को एक बड़ी आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ा था और उस वक्त सद्दाम हुसैन इराक के राष्ट्रपति थे। उसके बाद धीरे धीरे यहाँ के इकोनॉमिक सिस्टम में सुधार आते हैं और धीरे धीरे पूरे इलाके में सद्दाम हुसैन का खौफ फैल जाता है। सद्दाम हुसैन से लोग इतना डरते थे कि उनके खिलाफ जाना मतलब मौत को दावत देना। सद्दाम हुसैन की राज में करीब 2.5 लाख इराकी लोगों को छोटी से छोटी गलती की वजह से जान से मार दिया गया था। अमेरिका और यूरोपीय देशों ने इराक पर तमाम तरह के बैन लगा दिए थे। अमेरिका चाहता था कि इराक अमेरिका के इशारों पर चले और इराक के ऑयल के ऊपर अमेरिका का कंट्रोल रहे, लेकिन सद्दाम हुसैन इस चीज को मानने के लिए इनकार कर दिए थे और इसी वजह से साल 2000 के बाद अमेरिका और इराक के बीच वार हमेशा जारी रहा। अमेरिका इराक के ऊपर अलग अलग आरोप लगाने लगा कि इराक टेररिस्ट को रहने के लिए जगह दे रहा है और न्यूक्लियर हथियार बनाने के प्रयास में लगा हुआ है और इसी वजह से इराक में कई बार तलाशी भी हुई पर कुछ भी नहीं मिला। 24 फरवरी 2003 को सद्दाम हुसैन CNBC में 3 घंटे की एक इंटरव्यू देते हैं। यहाँ पर सद्दाम हुसैन अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश के साथ लाइव डिबेट करने की इच्छा जताई थी, लेकिन जॉर्ज बुश ने इसको रिजेक्ट कर दिया था और 17 मार्च 2003 को जॉर्ज बुश ने ऐलान किया कि सद्दाम हुसैन और उसके बेटे 48 घंटे के अंदर इराक को छोड़ दें। और इस ऐलान के बाद सद्दाम हुसैन को ये एहसास हो गया था कि अमेरिका हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तारीख थी 18 मार्च 2003। सुबह का वक्त हो चुका था। सुबह के ठीक 4 बजे सद्दाम हुसैन का दूसरा बेटा, जिसका नाम कुसई हुसैन था, जो कि वहां के नेशनल डिफेंस का हेड था, कुसई हुसैन सुबह के 4 बजे सद्दाम हुसैन के पर्सनल सेक्रेटरी आबिद अल हमीद महमूद के साथ अपने घर से सेंट्रल बैंक ऑफ इराक जाने के लिए निकलता है। इस सेंट्रल बैंक ऑफ इराक का हेडक्वार्टर बगदाद में था, जिसका खजाना, जिसकी तिजोरी, सब कुछ बगदाद में थी। इस सेंट्रल बैंक ऑफ इराक की खासियत थी कि जिसमें सारे पैसे रखे हुए थे। इसकी बिल्डिंग एक क्यूब शेप में बनी हुई थी। इस पूरी बिल्डिंग में कोई विंडो नहीं था, कोई दूसरा दरवाजा नहीं था। इस बैंक में जाने के लिए और बाहर निकलने के लिए बस एक ही रास्ता था और एक ही दरवाजा था। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई इसमें रॉबरी करता है तो उसका निकलना या बचना लगभग मुश्किल था। लेकिन 18 मार्च की सुबह 4 बजे अचानक वहां पर कुसई हुसैन यानी सद्दाम हुसैन का बेटा वहां पर पहुंचता है और उसके साथ सद्दाम हुसैन का पर्सनल सेक्रेटरी आबिद अल हमीद महमूद भी पहुंचता है। और इसके बाद उस बैंक के अंदर सिर्फ 3 लोग और थे जिनको वहां पर रहने दिया जाता है। उनमें से एक सेंट्रल बैंक ऑफ इराक के डायरेक्टर, एक इराक के फाइनेंस मिनिस्टर और एक इराकी खजाने के डायरेक्टर। तो कुल मिलाकर 5 लोग इस बैंक में रहते हैं। बैंक में जाने के बाद जो सद्दाम हुसैन का PA है वो डायरेक्टर को एक पर्ची देता है जिस पर कुछ लाइनें लिखी हुई थी कि बैंक में रखी सारी करेंसी हिफाजत के लिहाज से फॉरेन बैंक से दूर किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाना है। तो इसीलिए सारे पैसे सद्दाम हुसैन के बेटे कुसई हुसैन के हवाले कर दे। इस पर्ची को पढ़ने के बाद सेंट्रल बैंक ऑफ इराक के डायरेक्टर के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा, क्योंकि जब देश के प्रेसिडेंट अपने साइन मोहर के साथ ये लेटर भेज रहा है और बैंक के हेड से कह रहा है कि इस बैंक में रखे हुए जितने भी पैसे हैं वो दे दीजिए, जिसे कहीं और ले जाना है, तो उसके पास सोचने के लिए कोई दूसरा रास्ता ही नहीं था। और इराक में उस वक्त सद्दाम हुसैन का दबदबा था कि सद्दाम हुसैन जो भी कहते वही कानून था। तो डर के मारे हुक्म को माना गया। इसके बाद देखा गया कि कुसई हुसैन अपने साथ जब बैंक में पहुंचा तो उसके पीछे 3 बड़े बड़े ट्रक और उनके ड्राइवर थे। इसके अलावा और कोई नहीं था। उसके बाद बैंक के स्टाफ से कहा गया कि आप जितनी जल्दी हो सकता है
आप सारे पैसे निकाले बैग में भर भर कर। उस बैंक से पैसे निकालने शुरू हो गए और जो पैसे थे उस बैंक के अंदर वो एक एक करके ट्रक के अंदर डालना शुरू किए गए। रकम इतना ज्यादा था कि करीब 5 घंटे लगे थे बैंक से पैसे निकालकर ट्रक में लोड करने में। कहते हैं कि उस दिन बैंक में करीब $1 बिलियन थे और बैग में भर भर कर उस ट्रक में रखे गए थे। इसके बाद ट्रक में जगह नहीं बचे, इसलिए बहुत सारे पैसे जो बचे हुए पैसे थे उसे वहां छोड़ना पड़ा। इन बैगों में पैसे रखने के बाद बिना किसी खून खराबे के कुसै हुसैन और सद्दाम हुसैन का पीए वहां से चले गए। वो लोग ट्रक के आगे आगे चलते हैं और ट्रक इनके पीछे पीछे चलता रहा। इस बैंक रॉबरी के कुछ ही घंटों बाद अमेरिका का मिसाइल बगदाद पर गिरता है और इसके बाद जंग शुरू हो जाती है। जब अमेरिकी फौज इराक में पहुंचती है तब तक जो सद्दाम हुसैन के दुश्मन थे यानी जो मुखबिर थे उनके जरिए अमेरिका को पता चलता है कि हमले के कुछ देर पहले सेंट्रल बैंक ऑफ इराक के बाहर 3 ट्रक देखे गए थे और उन ट्रकों में बैग भर भर के पैसे ले जाए गए और उस वक्त बैंक में सद्दाम हुसैन का बेटा कुसै हुसैन मौजूद था। ये पता चलते ही कुछ वक्त के बाद अमेरिका का सेंट्रल बैंक ऑफ इराक पर भी कब्जा हो गया। इसके बाद सद्दाम हुसैन के लोगों से पूछताछ हुई तो फिर ये सच्चाई सामने आई कि करीब $1 बिलियन और यूरो इस बैंक से अमेरिका के हमलों से कुछ देर पहले निकाल कर ले जाया गया। अब छानबीन शुरू हुई कि आखिर ये 3 ट्रक कहाँ गए। इन 3 ट्रकों की छानबीन की गई तो इसके 3 अलग अलग रीजन आए। पहला ये कि ये ट्रक सद्दाम हुसैन के खुफिया ठिकानों की तरफ गए, लेकिन कुछ पुख्ता तौर पर आया कि ये सीरिया की बॉर्डर की तरफ जाते हुए देखे गए, क्योंकि सीरिया में भी सद्दाम हुसैन के ठीक ठाक कॉन्टेक्ट थे और ये माना गया कि सीरिया की बॉर्डर के जरिए इन पैसों को बाहर ले जाया गया। इसके बाद अमेरिका ने एक एक करके सारे ठिकानों पर हमला शुरू किया। सद्दाम हुसैन के एक महल में कुछ $1 मिलियन मिले तो कहा गया शायद ये उसी बैंक का पैसा है जो कि बैंक से लूटा गया था। लेकिन बाद में पता चला कि जो सद्दाम हुसैन का पहला बेटा उदय हुसैन है उसको हमेशा कैश रखने का बहुत शौक था और उसके पास बहुत सारा कैश था। तो फिर पता चलता है कि ये पैसे उस बैंक के लूटे हुए पैसे नहीं हैं, बल्कि ये उदय के अपने कैश हैं। इसके अलावा 2-3 जगह पर और कैश मिले और बहुत सारे कैश इराकी आवाम के पास भी मिले। अब अलग अलग किस्तों में पैसे तो मिले, लेकिन कभी ये साबित नहीं हो पाया कि यही वो पैसे थे जो सेंट्रल बैंक ऑफ इराक से लूटे गए थे या ये वो पैसे थे जो सद्दाम हुसैन के बेटों ने इराक की गरीब जनता पर जुल्म करके कमाए थे। इसके अलावा 2 चीज और आई। सद्दाम हुसैन ने सेंट्रल बैंक ऑफ इराक के सारे पैसे इसलिए निकाले कि जब भी अमेरिका से जंग हो और आगे इन पैसों की जरूरत पड़े तो उन पैसों का इस्तेमाल इराक के लिए किया जा सके। और दूसरी चीज ये थी कि अगर अमेरिका इराक पर हमला करता है तो अमेरिका से जीत पाना मुश्किल है, इसीलिए जो भी पैसे हैं वो सब कुछ लेकर जान बचाकर यहाँ से भाग जाएं तो वो और उसकी फैमिली बाकी कहीं भी जाकर रहती है तो वो कम से कम ठीक ठाक जिंदगी गुजार सके। हालांकि दुनिया की सबसे बड़ी बैंक रॉबरी करने के बावजूद कि इस हमले में सद्दाम हुसैन के दोनों बेटे मारे गए और इस बैंक रॉबरी के करीब 8 महीने के बाद खुद सद्दाम हुसैन एक बंकर से गिरफ्तार हुआ और उसके बाद उसे सजा होती है और फिर फांसी होती है। तो दुनिया की सबसे बड़ी बैंक रॉबरी करने के बावजूद जिन लोगों का इसमें हाथ था उनमें से कोई भी इन पैसों का इस्तेमाल नहीं कर पाया। लेकिन उस पैसे का एक बड़ा हिस्सा कहाँ गया ये अभी भी एक राज है। आपको ये सच्ची घटना की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा और इस तरह की क्राइम से जुड़ी और कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।